फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी। आई एम आकांक्षा। आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि जब हमने एटम के साइज़ की बात करी, राइट, हमने एटम के साइज़ की जब बात करी तो हमने एटॉमिक रेडियस क्यों कहा एटम का। हम ये भी कह सकते थे कि एटॉमिक लेंथ, राइट, लेकिन हमने क्या कहा एटॉमिक रेडियस। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी तक जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं, हमने एटम के जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं, हमने उसमें क्या कंसीडर किया कि एटम कैसा है, स्फेरिकल, राइट, एटम स्फेरिकल है। तो जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की या किसी स्फेरिकल चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हम उसके रेडियस के टर्म्स में हमेशा उसकी साइज़ को डिफाइन करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एटम के रेडियस की बात कर रहे हैं क्योंकि एटम हमने स्फेरिकल कंसिडर किया। दूसरी बात कि एटम जो होता है ये काफ़ी छोटा होता है। एटम की साइज़ अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या एंगस्ट्रॉम में बात करें तो दिस इज़ 1.2 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये काफ़ी छोटी साइज़ है जिसकी वजह से किसी एक एटम के रेडियस को बताना, राइट, अकेले किसी एक एटम को उसकी रेडियस को बताना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम अगर कोई मैटर लें उसमें हम किसी एटम को के रेडियस को फाइंड करना चाह रहे हैं तो उस एक एटम को हम उस मैटर से आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस एटम के ऊपर सारे ही जितने भी बाकी एटम्स हैं उस मैटर के, उनका इन्फ्लुएंस है। तो हम किसी एक एटम को मैटर से आइसोलेट नहीं कर सकते। और रीज़न मतलब एक एटम की साइज़ को ना बता पाने का रीज़न दूसरा ये है कि अगर हम न्यूक्लियस से बहुत दूर की भी बात करें तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। मतलब हम एटॉमिक रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल जहाँ हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच की जितनी डिस्टेंस होती है हम उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि एटम से कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर भी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी एक एटम के साइज़ को परफेक्टली नहीं बता सकते। तो हमने क्या करा, हमने फिर दो एटम्स या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कंसिडर करना शुरू किया। तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की बात करते हैं या कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, बॉन्ड, राइट। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन्हीं भी दो एटम्स के बीच में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो अगर दो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की कुछ लेंथ होगी, राइट। अब बॉन्ड लेंथ क्या है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो उसकी लेंथ, यानी कि उन दोनों के ही न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। तो हमने बॉन्ड लेंथ डिफाइन करी और बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर हमने डिफरेंट रेडियाई कंसिडर करी, जैसे कि कोवैलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई। तो ये सारे जो जितने भी रेडियस हमने बताए इनमें हमने क्या करा, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कंसिडर करे और उसके बाद हमने सारे ही एटम्स जितने हमने लिए थे, जैसे अगर हम दो एटम लेते हैं तो दोनों के ही न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हम लेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमें एक एटम की एटॉमिक रेडियस पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम एक मैटर कंसिडर करते हैं तो अगर एक ही सब्सटेंस है तो उसके सारे एटम्स सिमिलर होंगे और जब सिमिलर एटम्स हैं तो हम अगर एवरेज ले लें सबके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का तो हमें एक एटम की रेडियस मिल जाएगी। तो हमने कुछ ऐसा ही करा। अब सबसे पहली बात आती है कि कोवैलेंट रेडियस क्या होता है। तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है कैसा बॉन्ड होता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के केस में हम कोवैलेंट रेडियाई की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, दो एडजेसेंट एटम्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हों उनके दोनों के ही न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ हम ले लेंगे तो हमें एक एटम की रेडियस पता चलेगी। जैसे अगर हम कोई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, मैंने कहा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक
मॉलिक्यूल, राइट। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक कहने का मतलब सेम न्यूक्लियस होना है और दो एटम्स होने हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दो एटम्स है, इनका ये न्यूक्लियस है, इसके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस हम r कंसीडर करते हैं। तो r/2 जो होगा वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। तो कुछ ऐसा होगा हमारा कोवैलेंट रेडियस। दूसरी बात कि वैन डर वाल्स रेडियाई। तो वैन डर वाल्स रेडियाई कहने का मतलब है कि दो एटम्स जो कि नॉन बॉन्डेड हो और सेम एटम्स हो लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हैं और नॉन बॉन्डेड हो, वो एडजेसेंट भी होने चाहिए। तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एटम की रेडियस, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है, आप इसकी डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। फिर आता है मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई कहने का मतलब किसी मेटालिक क्रिस्टल में दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, राइट। हमने क्या कहा, हमने कहा मेटालिक क्रिस्टल में, राइट। तो ये बातें ध्यान देनी है कि यहाँ पर वर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेटालिक क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स हैं जो करेक्ट डेफिनेशन लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका कोवैलेंट बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है कि कोवैलेंट बॉन्ड से एटम्स जो हैं वो जुड़े होने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में। फिर हम देखते हैं कि जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, राइट, हमने क्या कहा, लेफ़्ट टू राइट हम पीरियड में जाएंगे, तो क्या होता है, हम सेम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, राइट। हमने क्या कहा, हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। अभी मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमने सेम एनर्जी लेवल पे और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अभी क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो जो एटम की साइज़ होगी वो श्रिंक होगी, राइट। एटम अब अपनी साइज़ से थोड़ा और छोटा हो जाएगा, यानी कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो एटम्स की साइज़ छोटी होती जाएगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब हम किसी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी बात कि जब हम ग्रुप में आए, तो जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, राइट, मैंने क्या कहा, ग्रुप में हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो जब किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, राइट, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। यहाँ एक शेल था, यहाँ दो हुआ, यहाँ फिर तीन हो गया। तो ऐसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से जो एटम की साइज़ होगी अब वो बड़ी होगी, राइट। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो एटम की साइज़ इंक्रीज होगी, यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, राइट, जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें एटॉमिक रेडियाई के बारे में जाननी है। तो आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं आयनिक रेडियाई के बारे में। तो अभी तक हमने क्या बात करी थी, हमने न्यूट्रल एटम के बारे में बात करी थी, तो हमने एटॉमिक रेडियाई कहा था। अब हम चार्ज्ड स्पीशीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। तो क्या होती है आयनिक रेडियाई, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी कि जब तक न्यूक्लियस जहाँ तक अपना इन्फ्लुएंस रख सके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, उतनी डिस्टेंस को हम, न्यूक्लियस के सेंटर से उतनी डिस्टेंस को हम कहेंगे आयोनिक रेडियस उस आयन का, राइट। तो ये आयनिक रेडियस है और इसमें कुछ हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो मैंने नोट लिखा है कि इन जनरल द रेडियस ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन
the respective atom and the radius of an anion is always greater than the respective atom। कहने का मतलब ये है कि कटायन मतलब कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी एटम ले लेते हैं, हम नाइट्रोजन ही ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, राइट। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p कितने हुए 4 3, राइट, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम N3 नेगेटिव की बात करें, राइट, मैं आपको पहले अनायन बता रही हूँ। तो पहले अगर हम N3 नेगेटिव की बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, राइट, हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो अभी ये क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ, यानी कि अब साइज़ जो होगी, राइट, साइज़ जो होगी एटम की, जो हमारा पहले नाइट्रोजन एटम था उससे बड़ी साइज़ होगी। क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। और दूसरी बात कि कैटायन के केस में, जैसे हम अगर Na पॉजिटिव लेते हैं, राइट, सोडियम आयन है ये, तो अगर हम सिर्फ सोडियम एटम देखें तो इसकी एटॉमिक नंबर होती है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p 4 हुए 6 2p6 3s1, राइट, यहाँ तक हुए 10 और 11। तो अगर हम Na पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर 3s में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले 3p है जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है। तो अभी क्या हुआ, एक इसका जो एक शेल था वो खाली हो गया, 3s हट गया। तो अभी हम हटा नहीं, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स अब रह नहीं गए। तो इसकी साइज़ क्या होगी, अपने ओरिजिनल एटम से, जो इसका पेरेंट एटम था उससे इसकी साइज़ अब छोटी होगी। क्यों, क्योंकि इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले। तो कहने का मतलब इस पॉइंट में यही है कि जब जनरली हम बात करें तो कैटायन की साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटी होती है और एनायन की साइज़ अपने पेरेंट एटम से बड़ी होती है। दूसरी बात कि दी स्पीशीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहने का मतलब कि जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो और मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो हो वो डिफरेंट हो। कहने का मतलब है कि अगर हम ये एग्जांपल देखें N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा N3 नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया N3 नेगेटिव जब हम करेंगे तो ये इसकी नाइट्रोजन की ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब नाइट्रोजन एटम की। अब अगर हम नाइट्रोजन आयन की बात करें तो यहाँ हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि अब P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10 हो गए, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। फिर आती है बात ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर जो होती है वो 8 होती है, राइट। तो 8 के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p 4, राइट, यहाँ तक हुए 4 और 4 8। अब अगर हम बात करें O2 नेगेटिव की तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि अब इसके P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 2 और 2 यानी 10। और फिर अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p 5, राइट। और अगर हम F नेगेटिव यानी फ्लोरीन आयन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगी। हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो अभी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। यहाँ पे भी 10 हो गए, ऑक्सीजन आयन में भी 10 हो गए और नाइट्रोजन आयन में भी 10 हो गए। यानी कि इनमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज तो डिफरेंट है, यहाँ 3 नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है और यहाँ 1 नेगेटिव है, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनमें न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो वर्ड का ही मतलब होता है सेम,
राइट। आइसो वर्ड का मतलब होता है, मतलब आइसो का मतलब होता है सेम। और हमने इससे पहले भी कई सारे ऐसे वर्ड्स पढ़े जैसे आइसोपार्स, आइसोटोप्स, राइट। तो उसमें भी कुछ चीज़ें सेम होती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे करता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहने का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए उन स्पीशीज़ में। तो देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स पता होने चाहिए एलिमेंट्स के, राइट। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, अब अगर O2 नेगेटिव की हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। लेकिन यहाँ पर है ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे तो ये 2p6 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 10, राइट। ऑक्सीजन O2 नेगेटिव में। F की बात करें, F का यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, यानी 1s2 2s2 2p5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9। सोडियम 11 होता है, 11 यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 नंबर ऑफ 11 है इलेक्ट्रॉन्स इसमें। फिर आता है S2 नेगेटिव, और सल्फर की एटॉमिक नंबर 16, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हुए 10 12 3p4, राइट। कितने हुए 10 12 एंड 16। लेकिन यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 18, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। फिर आता है Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट। 10 है 12, और यहाँ पर है 2 पॉजिटिव। तो जब यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो हम यहाँ से 3 से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। अभी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 3s में 0 हो गया, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 10। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम की 30, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट। 10 हुए 12 एंड 3p1। यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 3, और उसमें से भी हमें पहले p से बाहर निकालना है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो ये खाली हो गए ये ऑर्बिटल्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले कौन कौन से, ये है O2 नेगेटिव, फिर है आपका Al3 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, यानी कि हमारा O2 नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये क्वेश्चंस हम इस तरीके से करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो सबसे पहले आपको नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए उन एलिमेंट्स के। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, देखना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम, राइट। उसके बाद आपको देखना है कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रहे, और फिर जिनमें भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम आएंगे वो आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। हम देख सकते हैं यहाँ पर O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है और Mg2 पॉजिटिव है, तो तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो हमें पता है एटॉमिक रेडियाई हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है, और अगर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो
इंक्रीज़ होती है। तो हम यहाँ पर ईज़िली जो एलिमेंट्स अगर हम बदलें तो हम ईज़िली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा एटम और कौन सा एटम छोटा होगा। लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम कर दे रहे हैं तो फिर ये ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें देखना है। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ गिवन हो तो हम एक रेशियो निकालते हैं जिसे कहते हैं Z/E रेशियो। यहाँ पर Z जो है ये एटॉमिक नंबर है और E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो Z/E रेशियो हम निकालते हैं और जिस स्पीशीज़ की Z/E रेशियो जो है वो ज़्यादा है उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा और एंड वाइस वर्सा। तो हम देखते हैं इसे कैसे होगा। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव के केस में हम देखते हैं कि Z/E रेशियो क्या आता है। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, राइट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ देखें तो कितने हुए, ऑक्सीजन है राइट 8 एटॉमिक नंबर और इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं यानी कि डिवाइडेड बाई 10, ये 0.8 आ गया। उसके बाद F नेगेटिव है, यहाँ पर Z/E रेशियो क्या आएगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर फ्लोरीन की 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 यानी कि 0.9। उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, Z/E रेशियो एटॉमिक नंबर 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 यानी कि 1.2। तो सबसे ज़्यादा इसमें Z/E रेशियो है Mg2 पॉजिटिव का, उसके बाद है F नेगेटिव का और उसके बाद है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का। तो हमें इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा है Mg2 पॉजिटिव यानी कि इसकी साइज़ सबसे छोटी होगी यानी इसका एटॉमिक रेडियस लीस्ट होगा। उसके बाद आता है F नेगेटिव और उसके बाद आता है O2 नेगेटिव। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ रेडियस, राइट, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। इनके आयनिक रेडियस जो होंगे वो सबसे कम इसमें Mg2 पॉजिटिव का और हाईएस्ट जो होगा वो होगा मैक्सिमम आई मीन O2 नेगेटिव का। तो ये क्वेश्चंस हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और आप इस पर और भी क्वेश्चंस लगाइए, राइट, Z/E रेशियो वाले क्वेश्चंस आप लगाइए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और आप सारे ही बच्चों के साथ शेयर करिए जो 11th-12th में हों, ये उनके काम आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे। और बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।